गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 9 क्रिया पढ़ेंगे। अभी तक हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। अब क्रिया क्रिया क्या होती है? क्रिया का मतलब होता है काम करना या कार्य करना क्रिया कहलाती है। और जो व्यक्ति कार्य करता है वही कर्ता कहलाता है। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। तो जिन शब्दों से जो शब्द काम करने का बोध करवाते हैं वही क्रिया कहलाती है। क्रिया का मूल रूप ही धातु होता है। जैसे पढ़ पढ़ धातु है, लेकिन अगर वह पढ़ रहा है नहीं, उसे पढ़ना चाहिए, या वह पढ़ रहा है पढ़ता है, तो पढ़ना, बैठना, लिखना, बोलना ये सब क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये धातु से ही बनता है। पठ धातु से, दौड़ धाव धातु से ये सब क्रियाएं होती, अर्थात क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है। जैसे दौड़ना, खेलना, पढ़ना आदि प्रत्यय लगा करके ही इसे बनाया जाता है। क्रिया का लिंग और वचन पर प्रभाव। संज्ञा यदि स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के अनुरूप ही होती है, और यदि संज्ञा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होती है। जैसे पुल्लिंग में लड़का दौड़ रहा है तो स्त्रीलिंग में लड़की दौड़ रही है। गायक गा रहा है, गायिका गा रही है, अर्थात गायिका गा रही है, क्रिया बदल जाता है, गा रही है, गाने की क्रिया स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में गा रहा है, लड़का गा रहा है, तो ये पुल्लिंग हो जाता है। और इसी तरह क्रिया का प्रभाव वचन में भी पड़ता है। एक वचन और बहुवचन। जैसा बच्चा पढ़ रहा है तो एक ही बच्चा है तो एक बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बहुवचन में बहुत ढेर सारे बच्चे हो जाते हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं। लड़का गेंद से खेल रहा है, लेकिन जब बहुवचन हो जाता है तो लड़के गेंद से खेल रहे हैं। इस प्रकार वचन का भी प्रभाव पड़ता है। क्रिया के 3 भेद होते। क्रिया के भेद अर्थात क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार, कर्म मतलब कार्य करने के लिए, कर्म के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया पहले, कि जिन क्रियाओं के का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्ता के ऊपर जिन क्रियाओं का फल पड़ जाता है वही अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कुत्ता यहाँ पर कर्ता है, भौंक रहा है, तो यहाँ पर सीधा कुत्ते पर ही उसका फल पड़ रहा है, अर्थात यह अकर्मक क्रिया है। दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। जिन क्रियाओं पर कर्म सहित फल पड़ता है, कर्म पर पड़ता है उसका फल, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमर पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक यहाँ पर कर्म है, तो उसको कौन पढ़ रहा है? अमर पढ़ रहा है। माली पौधा लगा रहा है, अर्थात माली किसने पौधा लगाया? माली ने पौधा लगाया। माली कर्ता हो गया, लेकिन माली क्या कर रहा है? तो माली पौधा लगा रहा है। इस प्रकार यह सकर्मक क्रिया हो गई। तीसरा है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया में जिसमें 2 कर्म होते हैं, जिन क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे पिता ने पुत्र को पैसे दिए, तो यहाँ पर दो कर्म हो रहा है। एक तो पिता ने पैसा दिया, और किसको पैसा दिया? पुत्र को पैसा दिया। तो माली ने धोबी को कपड़े दिए, माली कपड़ा दे रहा है, कपड़ा देने का काम कर रहा है, लेकिन किसको देने का काम कर रहा है? तो वह धोबी को देने का काम कर रहा है कपड़ा। इसलिए यहाँ पर 2 क्रियाएं हो जाती हैं, अर्थात यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। आगे आता है क्रिया के अन्य भेद। अभी सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पढ़े। अब क्रिया के अन्य भेद और इसके उदाहरण। तो पहला है इसमें प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक का मतलब होता है प्रेरणा देना, किसी को प्रेरणा देना, आज्ञा करवाना, किसी दूसरे से स्वयं कार्य करवाने की क्रिया को प्रेरणा कहते हैं। जैसे माँ ने नौकर से कमरा साफ करवाया, तो माँ नौकर को प्रेरणा दे करके, आज्ञा दे करके उससे नौकर से कमरा साफ करवा रही है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब होता है पहले, जो पहले हो जाए क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले ही घटित हो जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।
जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, तो सोया तो वो बच्चा, लेकिन पहले क्या किया, दूध पी लिया, तब उसके बाद सोने के काम से पहले ही वो दूध पी लिया, इसलिए यह पूर्वकालिक क्रिया होती है। तीसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। संयुक्त का होता है कि जोड़ना, जहाँ पर दो क्रियाएं या दो धातुओं के योग से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे बच्चा चला गया, तो यहाँ पर चलना और जाने का दो क्रियाएं मिली हुई हैं, चलना और जाना, अर्थात वह चला गया, बच्चा चला गया, तो चलना और जाना दो क्रियाओं का मेल हो गया है, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। अगला है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण का मतलब होता है पूरा ना होना। जो क्रियाएं अपने आप पूरा अर्थ नहीं निकालती हैं, नहीं समझा पाती हैं, वो अपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे बच्चा सुंदर है, अब यहाँ पर ये अपूर्ण क्रिया है, क्योंकि सुंदर शब्द को निकाल दिया जाए, अगर क्रिया सुंदरता की क्रिया बता रही है, लेकिन अगर सुंदर शब्द निकाल दिया जाएगा तो बच्चा है, यह वाक्य हमारा पूर्ण नहीं है। तो यहाँ अर्थ इसमें नहीं निकल रहा है, कुछ भी अर्थ नहीं निकल रहा, इसलिए यहाँ पर सुंदर शब्द हमारा पूर्ण क्रिया का वो पूरक शब्द है। तो यहाँ पर अपूर्ण क्रिया है, बच्चा सुंदर से है, अपूर्ण क्रिया हो जाती है।